आज वैसे ही हम सभी इसी पराकाष्ठा को पूरा करते हुए परमाराध्य गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर चौथे दिन की इस प्रातः काल की पूर्ण बेला के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एक बार मंच पर सभी जो संत वृंद बैठे हुए हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के ओर से उनका आभार और चरण वंदन स्वागत करना चाहूँगा। परमाराध्य गुरुदेव मध्य में विराजमान हैं जिन और उन्हीं के निर्देशन में यह कार्यक्रम आज जिस प्रकार से भी हम लोग सूक्ष्म रूप से छोटी संख्या में आयोजित कर रहे हैं, उन्हीं के साथ अभोर से पधारी हुई परम पूज्य दीदी स्वामी ब्रह्मता जी महाराज आज हम लोगों के मध्य एक विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और साथ ही उधमपुर से पधारी हमारी पूज्य दीदी स्वामी चिन्मय ज्योति जी, और आज इनका भी मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा वैश्विक महामारी में भारतीय जीवन पद्धति के महत्व के विषय को लेकर के। साथ ही कुल्लू से पधारी हुई पूज्य दीदी स्वामी स्वयं प्रभा जी महाराज, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में, और उनके साथ हमारी पूज्य दीदी स्वामी भक्तिमणि जी जिन्होंने अपने संकल्प से परमाराध्य गुरुदेव की सुंदर रचना की और आज इनका विचार हम लोग प्राप्त करेंगे वैश्विक महामारी में भारतीय जीवन पद्धति के महत्व के विषय को लेकर के। साथ में दीदी जबलपुर से पधारे वनवासी चेतनान आश्रम और विराट हॉस्पिस का बड़े ही व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था करते हुए स्वामी ज्ञानेश्वरी दीदी जी महाराज, और भी कुछ संत विभूतियाँ थोड़ी देर में हमारे मध्य में विराजमान होंगी। और वक्ता के रूप में हमारे मध्य में परमाराध्य गुरुदेव के ही बड़े ही श्रद्धावान शिष्य भैया सुरेंद्र शर्मा शास्त्री जी, कन्हैयालाल पराशर जी होशियारपुर से, और ML शर्मा जी, और ब्रह्मर्षि योग ट्रेनिंग कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर शब्दा कंसल जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, और कुछ वक्ता थोड़ी देर में ही आएंगे और कुछ वक्ता इस कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। विदेश से भी हमारी पूज्य दीदी स्वामी चैतन्य ज्योति जी महाराज इस कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए जुड़ेंगी और अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करेंगे, और उन्हीं के साथ स्वामी हरिप्रिया जी महाराज भी अपने विचारों के माध्यम से इस गोष्ठी में थोड़ी देर बाद उनको भी जोड़ा जाएगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने बड़ी दीदी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद से हमें आज्ञा दें कि हम लोग इस गोष्ठी का प्रारंभ करें। धन्यवाद दीदी जी ने हाथ हिला करके अपना आशीर्वाद देते हुए हमें आज्ञा प्रदान की है कि हम लोग आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मैं आप सभी को भूमिका के बारे में इस विषय को थोड़ा सा विस्तार से 2 मिनट में बताना चाहूँगा। कोविड-19 के बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं, और आज के लगभग 13 मास पूर्व इस महामारी का प्रारंभ हमारे विश्व के एक देश से हुआ, और बहुत ही कम समय में यह महामारी कोरोना की महामारी बड़ी ही तीव्र गति से पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैला लिया। मानो कि इसकी गति इतनी तीव्र रही होगी कि हम लोग भी नहीं समझ पाए, और भारत ही नहीं पूरे विश्व के बड़े बड़े देश भी नहीं समझ पाए कि इसकी तीव्रता का अनुभव भी नहीं कर पाए। हालांकि हमारा साइंस और विज्ञान आज वर्तमान समय में इतना स्ट्रांग और अलर्ट हो चुका है कि यदि कहीं पे फ्लड आना होता है या समुद्र में कभी भी ज्वार भाटा आना होता है तो हमारे साइंस के जो लोग हैं उनको 10 दिन 15 दिन पहले ही पता लग जाता है कि इस तारीख को इतने बजे
इस साइड पे पश्चिमी समुद्र में ज्वार भाटा आने वाला है। लेकिन कोरोना महामारी को हम देखते ही देखते इन्होंने पूरे विश्व में अपना पैर पसार लिया और भारत में भी मार्च महीने में यह महामारी इस प्रकार से फैली कि मानो पूरा समाज, पूरी मानव जाति त्राहि त्राहि करने लगी। और जो भी घटनाएं घटी मैं उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। मैं इतना ही आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों के जीवन की एक ऐसी पहली महामारी थी जिसका हम लोगों ने सामना किया और इसमें हम लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया भी, अपने बहुत सगे संबंधियों को खोया भी, और इसके पीछे जो रहस्य है आज उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि ये महामारी का कारण क्या है, किस कारण से यह महामारी इतनी वेग से, इतनी तीव्र गति से पूरे विश्व में अपना पैर फैलाई। और पैर ही नहीं फैलाया, मैं बताऊं कि हमारा मेडिकल साइंस भी इसके आगे फेल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस में बड़े बड़े देश जो अपने आप को यह मानते हैं कि उनकी व्यवस्था पूरी दुनिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत प्रथम है, और इस महामारी के आगे वो देश भी नतमस्तक हो गए। उनके पास भी कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई इलाज नहीं था, उनके पास भी कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं थे कि जिसके माध्यम से वो इस महामारी को रोक सके। उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका जैसा देश आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में अपना पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। अमेरिका जैसे देश भी अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। इसकी तीव्रता का अनुभव नहीं कर पाए, इसकी वेग को वो रोक नहीं पाए, और उस देश में भी जो त्राही त्राही हुई हम सभी उससे भली भांति परिचित हैं। आज हम लोग इस पर चिंतन करेंगे कि भारत में यह महामारी आई और इसका एक बहुत विकट स्वरूप हमारे सामने था, लेकिन हमारी जड़ों में कुछ ऐसा था कि इसका प्रभाव तो था समाज में, हमारे मन में एक मनोस्थिति तो थी, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से देखते थे, टीवी के माध्यम से देखते थे, समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते थे और पढ़ते थे, लेकिन इसका प्रभाव भारत की जनजाति पर या भारत की जनता पर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना दुनिया के अलग दूसरे देशों पे था। और आज मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगा कि भारतीय जीवन पद्धति क्या है और किस कारण से इस वैश्विक महामारी का हमारे देश पर, हमारी देश की जनजाति पर इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि अलग देशों पर पड़ा। अमेरिका जैसे देशों में लाश उठाने वाले लोग नहीं थे, इतनी संख्या में इस महामारी से ग्रसित लोगों ने अपने शरीर का त्याग किया, बता नहीं सकता। जर्मनी जैसे देशों में जो दुनिया में एक अपना अहम स्थान रखता है स्वास्थ्य की रक्षा में, वहां पे भी कोई संसाधन नहीं थे। लेकिन भारत में क्या था, हमारे पास क्या था? और आज मैं देख रहा हूं कि दुनिया के अलग देशों में अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। अभी 20 फरवरी तक लंदन, पूरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा इत्यादि जितने भी पश्चिम के देश हैं, सभी देशों में अभी 20 फरवरी तक लॉकडाउन है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है? आज तो हम सभी उत्सव मना रहे हैं, आज हम सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। हाँ, बचाव है, बचाव करना है, बचाव रखना है, लेकिन मन में जो भयावह स्थिति थी आज के 4 महीने पहले वो नहीं रही। क्या कारण था? यही हमारी भारतीय जीवन पद्धति का ही बहुत बड़ा कारण रहा कि आज हम लोग इस महामारी को अब कुछ नहीं समझते। हाँ, मास्क लगाते हैं, वो भी हमारी इच्छा है,
लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मेरा अब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो नहीं लगाता। जिसको लगता है कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, मैं शायद उस कैटेगरी में आता हूं हाई रिस्क वालों में, तो मुझे लगाना चाहिए, वो लोग लगाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जीवन पद्धति का इस विषय के साथ क्या महत्व रहा। हमारा खान पान, हमारे यहां की जलवायु, हमारी वैदिक सनातन धर्म की परंपराएं, और वैदिक सनातन धर्म की ऐसी बहुत सी परंपराएं रही हैं जिसके नाते आज इस वैश्विक महामारी में हमारा डेथ रेशो बहुत कम था। पूरी दुनिया में अगर छोटे छोटे देशों को भी देखा जाए, उनकी तुलना में भारत का डेथ रेशो जो था सबसे कम था। और यहां पे जो ठीक होने का रेशो था, रिकवरिंग रेट, दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में 98.7% भारत का रिकवरी रेट था कोरोना में। इसके लिए मैं अपने ऋषि मुनियों को, अपने गुरुओं को, सनातन ब्रह्मर्षियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने वैदिक काल से ही भारत में वो शिक्षा, वो पद्धति, वो संस्कार, वो खान पान दिया, जिसके माध्यम से आज हमारा वो इम्यून सिस्टम, हमारा वो शरीर विज्ञान अभी भी स्ट्रांग है। यहां की जलवायु तो, यहां की प्रकृति तो हमारी रक्षा करती है, लेकिन हमारा जो वैदिक परंपरा, हमारा जो कारण रहा वो बहुत बड़ा रहा। और उसमें आता है, प्रातः काल से ही हमारा प्रारंभ होता है, जो हम लोग योग करते हैं। और ब्रह्मर्षि मिशन के साथ जितने भक्त जन जुड़े थे, वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि उनके जीवन में जो परंपराएं गुरुदेव के विचार के माध्यम से, जो खान पान गुरुदेव ने बताया, जो व्रत की परंपरा बताई थी, हमारे यहां सप्ताह में एक दिन व्रत करने की परंपरा है। लगभग जितने भी जीवनदानी या जितने भी संत हैं, सप्ताह में एक दिन व्रत करते ही करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आधा दिन व्रत करते हैं, आधे दिन के बाद भोजन करते हैं, मतलब दिन में एक बार भोजन करते हैं। यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है बीमार न होने का। और विराटनगर की ये जो भूमि है, इस भूमि से कनेक्टेड जितने लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। इतने भाग्यशाली हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, कि जो इस धरती से, इस पुण्य भूमि से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यहां पर आकर के इस महामारी में भी अपने जीवन में संयम रखा, अपने जीवन में ऐसी स्थिरता रखी, और अपने जीवन के माध्यम से आज हम सभी अपने समाज को इस महामारी से बाहर निकाल करके एक सुंदर स्थिति तक लेकर के आए हैं। ये हमारे ऋषियों की, हमारे गुरुओं की, हमारे संतों की ही बहुत बड़ी देन रही है, और दुनिया के किसी देश में यह नहीं था। जो परंपराएं हमारे भारत में हैं, आज हम कहते हैं फास्ट फूड नहीं खाना, क्या कारण था? वही लोग बीमार हुए जो फास्ट फूड खाते थे, जो तले हुए चीजें खाते थे, जो इधर उधर की बाहर की चीजें, सड़े गली चीजें खाते थे, वही कोरोना से बीमार हुए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाटा हैं, हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक दूसरे से साझा किया, तो मैंने वही सब डाटा रखा कि आज भारत में जो अभी भी खान पान सुरक्षित है, उसके नाते हमारे यहां ये कोरोना महामारी इतनी बड़ी नहीं हुई। अभी भी हमारा वो खान पान सुरक्षित है, कारण यही है। और अब तो हमें ये पता लग गया, आपको बता दूं, एक साल में पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो गई, पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो गई। लाखों नहीं करोड़ों पशुओं की बलि देना बंद हो गया, क्योंकि मांस खाने वाले लोग अब कम हो गए, कोई मांस खाता ही नहीं। और आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ, आयुर्वेदिक खान पान की तरफ पूरी दुनिया अब उसको देख रही है। आयुर्वेद के जनक कौन रहे? हमारे भारत के ऋषि। ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता के माध्यम से मनुष्य को एक सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा दी। हमारे योग की परंपरा में पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने
योग के माध्यम से, पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जो हम लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दी, श्रीमद् भगवत गीता ने युक्ताहार विहारस्य युक्त तेजस्य कानुषु के माध्यम से हम लोगों को युक्त आहार विहार का संदेश दिया। यह है हमारी भारतीय जीवन पद्धति, यह है हमारी मूल परंपराएं। यदि हम इस पर चिंतन करते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक शरीर का विज्ञान छिपा हुआ है। तो आए हम लोग इसी चर्चा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैंने तो थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि हमारी जीवन पद्धति बहुत ही मजबूत है और आज इस चिंतन के माध्यम से इस नींव को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज विज्ञान की कसौटी पर यह प्रतिष्ठित हो चुका है कि हमारे भारत में जो हमारी भारतीय जीवन पद्धति है वो कितनी ठोस है, वो कितनी मजबूत है और इसका विज्ञान के साथ, साइंस के साथ, शारीरिक विज्ञान के साथ बहुत गहरा संबंध प्राचीन काल से रहा है। आओ मिलकर के इस चिंतन के माध्यम से इस जीवन पद्धति की परंपरा को और मजबूत बनाते हुए समाज में एक नई जागृति करें, समाज में एक नई प्रेरणा और नई चेतना के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। आज हमारे भगवान रामानंदाचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में यह विराटनगर में विद्वत गोष्ठी का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं तो भगवान रामानंदाचार्य और परमाराध्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो भारतीय जीवन पद्धति के महत्व को बारे में अपने शिष्यों को, संतों को, अपने भक्तों को सिखाया है, आज उसी का ही परिणाम है कि हम लोग निश्चिंत हैं, इस महामारी में भी निश्चिंत होते हुए अपने जीवन के माध्यम से समाज की सेवा के कार्य में अग्रसर हो रहे हैं। ज्यादा देर न करते हुए मैं अब निवेदन करूंगा। परम पूज्य दीदी स्वामी डॉक्टर मनीषा जी महाराज और उसके बाद फिर हम बारी बारी से सभी से निवेदन